आज आखिरी में जाऊंगा सुनील सर के पास। सब पे एक समअप पूरा मिलेगा मुझको, अच्छा एक नोट मिलेगा। राजू सर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, क्रिया आप जब कीजिएगा तो प्रतिक्रिया तो होगी, और अब आप इसमें बच नहीं सकते। आप जो अभी सारी बातें की 2 करोड़ रोजगार और क्या क्या आपने किया है बीते जो 12 सालों में, हिसाब तो आपसे मांगा ही मांगा जाएगा, और आप खुद जो उकसाने वाला है। अब आप जैसे मैंने कहा कि आपने कर दिया, वो कह रहे थे उनके जो आपने सुना, उन्होंने कहा कि, और वो जो बंदा है, वो जो सीजेपी का फाउंडर है, वो अभिजीत दीपके, वो अमेरिका के बॉस्टन में जो है वो पीआर की डिग्री ले रहा है, वो मास्टर्स डिग्री ले रहा है। सब पढ़े लिखे लोग, और पीड़ा कुंठा या जो दिक्कत है कि एक तो आप नहीं कर पा रहे, उसके बाद आप हमको जो है इस तरीके की चीजें भी निकल कर, फिर उसके बाद आप गला भी दबा रहे हैं। कहते हैं आप है कि साहब हमारा गला विपक्ष दबा रहा है। कौन किसका गला दबा रहा है? और ये जो दूसरा मैं आपसे पूछ रहा, क्रिया की प्रतिक्रिया, ये कहीं अलार्मिंग नहीं है? ये चेतावनी नहीं है? घंटी नहीं है? इसको सुनना नहीं चाहिए? राजू जी। बिल्कुल सही है संजीव भाई कि मैं ये समझता हूं कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में जो सामने उभर के आया है, वो आक्रोश जो उभर के आया, ये एक चेतावनी है जो कि स्थापित राजनीतिक दलों की तरफ से नहीं आई है, एक ऐसे वर्ग से आई है जो इस सिस्टम का लगता है जो सताया हुआ। ये वो वर्ग है जो जिसके सामने जीवन बिल्कुल खुला पड़ा हुआ है, लेकिन उनकी जो अभिलाषाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उसके अनुरूप इस सिस्टम में उनको लगता है कि हमें वो मौके नहीं मिल रहे, और इसके लिए सीधे सीधे तौर पे वो दल, सत्ताधारी दल, जो कि सिस्टम को इसको पे जिसका पूरा नियंत्रण है, सीधी सीधी उसकी जिम्मेदारी बनती है, और सीधा सीधा उसको एक चुनौती है। तो क्योंकि ये राजनीतिक दलों की भी मुझे लगता है कि ऐसी जो आक्रोश की अभिव्यक्ति जो है, ये बड़े असंगठित मतलब भी वर्ग से आई है, जो है युवा वर्ग है, लेकिन राजनीतिक तौर पे वो असंगठित है। तो इसलिए मैं इसको एक चेतावनी मानता हूं, और इस पे ध्यान देने की जरूरत है। और ये भी नहीं है, मैं भी समझता हूं कि ये कुछ दीर्घकाल जो है इसका, कि वो पार्टी बनेगी तो वो चुनावों में उतरेगी, और ऐसा नहीं है, अल्पकालिक है। लेकिन वो आक्रोश का जो भीतर भीतर अंदर ही अंदर सुलग रहा है, उसकी एक ऐसी अभिव्यक्ति है जिसको सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, जो सत्ताधारी पार्टी है, उसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, और जिसे ये वो वर्ग है जिसे हम जेनजी कहते हैं। अब देखिए कि वो जो अभिजीत दीपिके है, वो जैसे आपने बताया कि वो युवा है, बोस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशंस की वो मास्टर्स डिग्री है, उसकी मास्टर पढ़ाई करते हैं, तो वो खुद युवा है। तो उनका बयान आप देखिए कि उन्होंने कहा कि मैंने एक्स पे देखा कि भाई जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो जो तुलना है बेरोजगार युवाओं की दूसरों की, उसको कॉकरोचेस और परजीवियों से कर दे। तो उनकी यही प्रतिक्रिया है, एक एक व्यक्तिगत तौर पे उनकी प्रतिक्रिया, जिसको एक विशाल जो है सहमति मिली जब उन्होंने उस चीज को उस पे डाला, और ये पूछा अपने एक्स अकाउंट पे, जितने भी लोग थे जो फॉलोअर थे, उनको पूछा कि भैया क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उन्होंने सहमति जताई, और वो सहमति इतनी बड़ी कि वो करोड़ों की संख्या, जो सिर्फ 6 दिनों के भीतर, 6 दिन। तो ये एक नया आयाम है जो कि हमें सोशल मीडिया उस पे जो देखने को मिला। और ये जो माध्यम है, ये जेन जी का माध्यम है, हमारी युवा जो वर्ग है उसका ये माध्यम है। तो मुझे कहीं 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 मुझे ऐसा भी लगता है कि जो स्थापित दल है, उनके साथ भी उनका एक मोह भंग जो जरूर हुआ है, कि वो स्थापित दल इस सिस्टम में वैसा प्रभाव नहीं डाल सके है कि जिससे कुछ सत्ता का परिवर्तन हो, हस्तांतरण हो, और उससे उनकी जो आकांक्षाएं हैं उनको एड्रेस किया जा सके। तो ये भी है। तो इसमें जो देखने में तो आपको एक ऐसी लगेगी पैरोडी है, आप उनकी देखें जो उन्होंने अपना मैनिफेस्टो दिया है, उन्होंने अपनी जो सदस्य योग्यता है, उसमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये जो अभिजीत दीपिके और उनके जो उनको उनकी इस बात से सहमत होने वाले करोड़ों
1,93,00,000 तो एक्स पे ही है, जहां पे ये इनका जिनका अकाउंट आज 12 बजे आज उसको भारत के अंदर बैन कर दिया गया। और उसके बाद जैसे आपने बताया कि इंस्टाग्राम पे उनके 1,26,00,000 से बढ़ के वो 1.5 करोड़ हो गए। तो मुझे लगता है कि वो एक्स वाले हैं, जो एक्स पे बैन हुआ है, तो वो लोग जो है वो इंस्टा पे आ गए, क्योंकि ये सभी के एक्स पे भी अकाउंट है, इंस्टा पे भी वो एक्टिव है युवा पीढ़ी। उसमें उन्होंने उनके ऊपर भी एक तंज किया। उन्होंने जो अपना योग्यताएं हैं उसमें से संजीव भाई एक योग्यता उन्होंने ये बताई है जो मुझे पढ़ के, पहले तो उन्होंने बताया ये जो बेरोजगारी, बिल्कुल समझ में आती बात। और दूसरी योग्यता उन्होंने ये तंज है, एक व्यंग है उसी जेनजी के ऊपर कि भाई आलसी होना यानी पड़े रहो, लेजी, सोशल डेमोक्रेट, और दूसरा साथ में उन्होंने डाला लेजी। तो ये उन्होंने उस युवा पीढ़ी को भी एक एक चुनौती दी है कि भैया आप बैठे हो लेजी, लेटे रहो, आप जब मौका मिलता है आप उस पर रिएक्ट नहीं करते हो, आप अपनी आवाज को बुलंद नहीं करते। तो एक तरीके से एक कॉल है उस युवा वर्ग को जो सबसे ज्यादा पीड़ित है। हम लोग दूसरे जो बिल्कुल बच्चे हैं, किशोरावस्था वाले या हम जैसे लोग हैं, हमने तो अपना वो कर लिया जो करना था। तो उनको लगता है कि ये हमारे जीवन का सवाल, तो ये बहुत गंभीर सवाल है। इससे एक तनाव जो है ना सिर्फ सामाजिक तौर पे, मुझे लगता है कि घरों के अंदर भी एक तनाव वाली स्थिति पैदा हो रही है। और इससे बहुत सी ऐसी जैसे सुसाइड, अब बहुत देखा हमने कि बच्चे के नंबर नहीं अच्छे और उसने 9वीं 10वीं वाले बच्चे जो है वो उन्होंने आत्महत्या कर दी। अब पेपर लीक, अब बताए मुझे, आप भी एक बार हुआ, 2 बार, 3 बार, बार बार ऐसा हो रहा है। और वो लोग जो है वो उनकी उनकी निशानदेही भी उन्होंने करी, जिसको बंदे को पकड़ा था इन्होंने, अब देखा होगा वीडियो में कि वो कह रहा कि बड़े लोग जो है उनको बचाया जा रहा है, इसके पीछे बड़े लोग हैं। तो ये बिल्कुल लगातार हो रहा बिल्कुल। है, इसको एड्रेस नहीं किया। तो ये जी व्यवस्था का जो व्यवस्था के ऊपर जो नियंत्रण है जिस सत्ताधारी पार्टी उसकी, अब देखिए कि इसमें ये जो कॉकरोच जनता पार्टी की शक्ल में कहा, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो बयान दिया जो उन्होंने, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो इस बात के लिए वो जिम्मेवार नहीं है ना कि अगर बेरोजगारी है, ये तो सरकार की जिम्मेवारी। लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि जो हमारी न्यायपालिका है, जब वो उसका जो एक रोल है इस सब कुछ में, उसको भी सिस्टम से बाहर रख के नहीं ये जेनजी देख रही है, उनको भी ठीक। शामिल है, इसमें शामिल कर दिया है कि भैया आप लोग भी आंख मूंद के बैठे हुए हैं और आप हमें दोषी ठहरा रहे हो, जिनकी जिम्मेवारी बनती है उनको दोषी नहीं ठहरा रहे। तो इस जी वजह से मुझे लगता है ये पूरे सिस्टम के ऊपर उन्होंने एक एक अटैक किया है। और जो लगता है कि इसको अगर ये नहीं मतलब ये संभाला गया इसको, तो बड़ी बात नहीं है कि लोग जो है इसको संगठित रूप से वो सड़कों पे जी भी आए या किसी जी और रूप पे, तो वो देश के लिए के हित में नहीं है। और इसको सत्ताधारी जो पक्ष है, बजाय इसको दबाने के, इसमें उन्होंने इसकी भी बात की है, जो विचारों की स्वतंत्रता है, जो इसकी प्रेस और मीडिया के बारे में कितना वो मतलब ओपनली और बड़े निर्भीकता के साथ वो कह रहे हैं कि भाई ये जो जिन लोगों के बड़े घराने हैं जिन्होंने मीडिया हाउसेस पे कंट्रोल किया हुआ नियंत्रण, ये इनके लाइसेंस रद्द कर देने जी चाहिए। जी। कर तो देंगे, वो कर भी, रहना है तो बिल्कुल। वो सभी सभी जी उन इश्यूज को, मुद्दों को एड्रेस कर रहे हैं जो कि हमारी स्थापित पार्टियां जो है उनको करना चाहिए। और इस तरीके से करना चाहिए कि कोई ना कोई अपनी अपनी जिसे कहते हैं कि जब वो चुनाव लड़े, अब एक मात्र जरिया तो चुनाव का है ना, हम राजीव लोग मैं तो इसके पक्षधर हैं कि सत्ता का बिल्कुल जो हो, ट्रांजिशन हो, वो हो लोकतांत्रिक तरीके से। ठीक अगर है। आप जी नहीं करोगे तो फिर वो तो कंट्रोल से बाहर की बात है, उसके लिए राइट फिर राइट। जिम्मेवार वही है ना। बिल्कुल राजू जी, आप बोलिएगा, आप कर दीजिएगा, फिर सुनील जी में समाप्त करूंगा ये जो। देखिए सीधी सीधी सी बात है, जानी पहचानी ये इनकी एक नीति है भारत में मुसलमानों को लेकर। अब भाई साहब आप तो सत्ता में आ गए हो, उस आपने उस एजेंडे को आगे बढ़ाना है जो जो बंटाधार करने वाला है, धार्मिक ध्रुवीकरण का है। तो उसके लिए आपको एक दुश्मन तो चाहिए ना। तो वो दुश्मन जो है वो इस तरीके से पैदा किया जा रहा दाएं बाएं करके, कि वंदे मातरम जो है अनिवार्य कर दीजिए।
कोई बात, नो प्रॉब्लम। पर मेरा ये सवाल है कि जब वंदे मातरम, हम लोग विशेषकर जो उत्तर भारत से हैं, जब हम वंदे मातरम, हमें आता ही नहीं था, हम तो राष्ट्रीय गान था, जब हम वंदे मातरम का गायन नहीं करते थे, तो क्या मेरी और आपकी देशभक्ति में कोई कमी आई उसकी वजह से? अब याद कीजिए, राकेश जी को मालूम होगा, अपने दूसरे मेरे माननीय जो है वरिष्ठ पत्रकार है, कि जोशी। सिनेमा हॉल में हम जब जाते थे तो फिल्म खत्म होती थी तो राष्ट्रीय गान होता था, सभी लोग जो एक आगे वाली एक सीटों वाले भी थे, जो कम पैसे वाली टिकट लेके, वो भी खड़े हो जाते थे सम्मान के साथ। राजू जी, एक वक्त ये भी था जब सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वो भी गाया जाता था। जी 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 जी, अल्लामा बिल्कुल इकबाल बिल्कुल। का जो तराना है, तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम तो बुलबुलें हैं इसके लिए गुलिस्तान हमारा, इसका गायन समस्या होता था। वंदे, जी जी जी, इसका तो गायन होता था। समस्या वंदे मातरम से नहीं है, समस्या वंदे मातरम को थोपने से। बिल्कुल ठीक। तो क्या राष्ट्रीय गीत जो है, हमारा राष्ट्रीय गायन जो है, जनगण मन, क्या हमारे अंदर वो भावना वो पैदा नहीं करता? ये तो हम लोग जानते हैं भैया। ये कितने उम्र का बहुत बड़ा हिस्सा हमने पाकिस्तान का जो हमारा बॉर्डर है उसके साथ 1971 की लड़ाई में हमने वो बम्बों की आवाज सुनी हुई है, हवाई जहाजों की लड़ाई ऊपर देखी हुई है। तो कैसे हम बच्चे थे और वो फौजी जब जाते थे हमारे ट्रकों में, तो हम बच्चे खड़े होके फौजी सलूट ऐसे बोलते थे, मुझे वो याद आता है, फौजी सलूट बोलना करते थे हम। हमारे घर में जब वो फ्लैग डे होता था तो, और तो हमें घर पे पैसा नहीं मिलता था, स्कूल से जब वो फ्लैग वाला होता था उसके लिए माँ बाप जरूर पैसा दिया करते थे। तो जहां तक देशभक्ति का सवाल है, पेट्रियटिज्म का सवाल है, तो वो जरूरी नहीं है कि जब राष्ट्रीय गान था वो कम थी, आप वंदे मातरम करेंगे, तो इसके पीछे एक एजेंडा है। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात है कि पश्चिम बंगाल में ये हुआ। अब आप देखिए, 9 मई से 12 दिन हो गए मेरा ख्याल के, उसमें जो इन्होंने फैसले लिए, उनमें से एक भी फैसला ऐसा नहीं है जो कि संस्थागत त्रुटियां जो हैं, स्ट्रक्चरल जो समस्या है, उनके समाधान की ओर ले जाने वाला हो। कोई भी नहीं। एक उन्होंने करी है कि जी ये जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें उम्र सीमा जो है वो उन्होंने छूट दे दी है, कम कर दी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि भाई जो व्यक्ति वो उम्र सीमा से आगे चले गए हैं, उस वक्त वो मौका नहीं मिला उनको, रोजगार के साथ मौके नहीं मिले। तो बजाय आप इसका समाधान ये निकाले कि रोजगार के मौके इतने पैदा करें, उसमें बहुत तो बात विस्तृत समझ चर्चा में राजू आती है। जी, राजू इस पे विस्तृत तो चर्चा, लेकिन इसलिए, और इसी तरीके से ये धर्म वाली वो जो बात है, वो तो सीधा ही है कि वहां पे दुश्मन चाहिए, और ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। अब आप आने वाले दिनों में देखेंगे, जैसे मदरसा किया तो उसमें मुसलमानों में भी जो ऐसे ऐसे पक्ष हैं जी, ऐसे लोग हैं, वो मुखर होकर बोलेंगे तो उनकी भी राजनीति चमकेगी। तो उसके बाद फिर एक दूसरे के साथ मुकाबला, और उसके बाद जमीन पे क्या होता है, मारकाट होती क्या होता है, तो अराजकता वाला माहौल जो है वो पैदा करना, वो इनको सूट करता है।